आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राजकोषीय घाटा, जिसको आप फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, तो हाल में जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें फिजिकल डेफिसिट को आप लेकर देखते होंगे कि हमेशा डिस्कशन होते रहता है, हमेशा आर्टिकल आते रहता है कि फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए। फिजिकल, कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट हाई है। जो सरकार के तरफ के जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे राजीव कुमार हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन लोगों का, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, फिजिकल डेफिसिट अभी इकोनॉमी की नीड है, की मांग है, इसलिए होना चाहिए। कितना फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस सारे चीज़ों को आज हम लोग डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मोर ऑफ कंसेप्चुअल पार्ट को कवर करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है ना। लेट अस स्टार्ट। आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि फिजिकल डेफिसिट accompanied विथ व्हाट इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। मतलब पूछ रहा है कि ट्विन डेफिसिट किसको कहते हैं। ट्विन डेफिसिट में एक चीज तो श्योर है, फिजिकल डेफिसिट होता है। दूसरा चीज क्या होता है आपको बताना है। महंगाई होता है, चालू खाता घाटा होता है, या पूंजी खाता घाटा होता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। किसके संयोग को फिजिकल डेफिसिट प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। इसी तरह का प्रश्न आपका स्टेट पीसीएस पूछता है और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर ऑल दिस थिंग्स। देखिए, फिजिकल डेफिसिट क्या है और इतना इस पे हल्ला क्यों मचा हुआ है फिजिकल डेफिसिट पे। लेट अस डिकोड। यू कैन मेल अस योर नीड्स, और जो भी आपके हैं ना, इस पर मेल कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल डेफिसिट है क्या। द डिफरेंस, राजकोषीय घाटा इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज अ फिजिकल डेफिसिट। देखिए, हम लोग फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे। अगर आप फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूला पर जाएं तो होता है इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। हमारे अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है, हम लोग समझेंगे ऐसे। ये एक पर्स है, ये बैग है भारत सरकार का। इस बैग में कुछ पैसा आ रहा होगा। कहां से पैसा आ रहा होगा? सरकार आपसे टैक्स लेती है, पैसा आ रहा होगा। अभी आपने देखा कि सरकार ने एयर इंडिया को बेचा। अपने शेयर जिस जिस कंपनी में है, एलआईसी के कुछ मानते हैं शेयर बेचता है सरकार, कुछ एसबीआई का शेयर बेचता है, मानते हैं सरकार जो है स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करता है। तो ये सब सोर्स से क्या होता है, सरकार को पैसा आएगा, सरकार जो है उस पैसा को अपने इस पोटली में रखेगा, ठीक है। ये सरकार का बैग है। अब सरकार क्या करेगा कि सरकार का कुछ खर्चा है। क्या खर्चा है? हमारा जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसका सरकार को सैलरी देना होगा, सरकार को मिलिट्री का खर्च उठाना होगा, सरकार को आप देखते होंगे कि रेलवे चलाती है, रोड बनाती है। इस तरह से हजारों सरकार के खर्चे हैं। तो सरकार के खर्चे इधर हैं, सरकार के इनकम इधर हैं। मानते हैं कि सरकार को 100 रुपया आमदनी हुआ, सरकार ने 100 रुपया खर्चा किया, तो सरकार को कुछ भी नहीं है। जितना उसका आमदनी है उतना उसने खर्च किया। पर आप देखते हैं कि सरकार की आमदनी 100 रुपया रहेगी, पर सरकार खर्च करेगा 150 रुपया। तो ये 50 रुपया क्या है, सरकार को बोरो करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये जो 50 रुपया है, इसी को आप कहते हैं जो बोरोइंग अमाउंट है, जो सरकार को उधार लेना पड़ रहा है, इसी को आप कहते हैं राजकोषीय घाटा। डोंट गो इनटू दिस निटी-ग्रिटी। We will go into this nitty-gritty of this fiscal deficit when we will go through the budget. बजट कैसे बनता है, तो इस पूरे निटी-ग्रिटी में हम लोग जाएंगे कि कैसे क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। वी आर कमिंग विद द वीडियो वेरी सून। पर आप सोचिए कि जो एक्स्ट्रा खर्चा जो सरकार को उधार मांगना होगा, वही राजकोषीय घाटा है। लेट्स बी वेरी क्लियर, यही है राजकोषीय घाटा। अब देखिए क्या है राजकोषीय घाटा। अभी देखिए कि जो अभी बजट आया, इस बजट में सरकार ने कहा कि मेरा बजट इतना रुपया का है, मतलब हम इतना रुपया खर्चा करेंगे, 39.45 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। तो लोगों ने पूछा, भाई कि सरकार आपकी आमदनी कितनी है, आपकी आमदनी कुछ तो होगी। सरकार बोली कि 22 लाख करोड़ रुपया आमदनी मेरी रहेगी।
हम 39 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 39 लाख करोड़। तो भैया अभी हमने आपको बताया कि ये जो डिफरेंस है दोनों का, यही है आपका राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। कितना के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा? आप देखेंगे कि मोटा मोटी 16 लाख करोड़ का अंतर आ जाएगा, और यही आपका फिजिकल डेफिसिट है। खत्म, सीधी सी बात, एज सिंपल एज दैट। इसको हम लोगों ने हवा बना के रखा है। ये पीआईबी का डेटा है। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 2022-23 इज एस्टिमेटेड टू बी, अभी आपको बताया 16 लाख करोड़ के आसपास का है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम इतना खर्चा करेंगे, सरकार की आमदनी जीएसटी, फीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स सब जोड़ के इतना होगा, तो इतना लाख रुपया फिजिकल डेफिसिट है। इतना सिंपल है, हम लोगों ने इसको हवा बना के रखा। नाउ लेट अस मूव, नाउ वी विल गो इनटू द लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन पार्ट, मतलब फैक्ट और फिगर पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए इस बजट में कितना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेट किया गया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? पीसीएस एग्जाम में यही आपसे पूछता है कि कितना टारगेट सेट किया हुआ है। जो हम अभी बता रहे हैं वो यूपीएससी लेवल का बताएंगे, पर बीच बीच में आपको हम पीसीएस का बता दे रहे हैं। देखिए कितना टारगेट सेट किया गया है फिजिकल डेफिसिट का। देखिए जब कोविड हुआ तो फिजिकल डेफिसिट 9.2% ऑफ द जीडीपी था। 6.8% ऑफ द जीडीपी 21-22 में हुआ, उसको रिवाइज करके कहा गया 6.9। व्हाट डू मीन बाय दिस रिवीजन, अभी बताते हैं। देखिए सरकार उम्मीद की थी कि 21-22 में 6.8% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा, अनुमानित, एक्सपेक्टेड, हमने एस्टिमेट किया, पर रहा कितना? सरकार ने रिवाइज कर दिया कि नहीं भैया 6.8% नहीं रहेगा, बढ़ गया है, 6.9% रहेगा, वही बताया गया है। और यही इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि एस्टिमेटेड जो रहेगा वो 6.9% ऑफ द जीडीपी रहेगा। पहले सरकार कह रही थी कि 6.8% रहेगा। अभी कितना टारगेट है? 6.4%। एंड दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द 2022-23 में बजट एस्टिमेट में कितना जीडीपी रखने का टारगेट किया गया है? 6.4%। ये सब डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड ईयर में कितना हो गया था बढ़ के? 9.2%। देखिए ये एक्चुअल लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट। एक्चुअल मतलब 20-20-20-21 का डेटा अवेलेबल है हम लोग के पास, वो कंफर्म हो गया है कि 9.2% ऑफ द जीडीपी था। ये बजट एस्टिमेट है, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है। बजट जब 21-22 में आया था तो सरकार कही थी कि 6.8% जीडीपी रहेगा, पर उस डेटा को रिवाइज कर दी सरकार और कह रही कि नहीं भाई रिवाइज्ड एस्टिमेट ये है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 6.9% रहेगा। अभी फिर आप देखिए बजटेड एस्टिमेट है, फिर अगले साल में आप आएंगे तो एक आएगा आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट, और इसके बाद वाला में आपको आ जाएगा एक्चुअल एस्टिमेट, मतलब एक्चुअल कितना हुआ है ना। तो हमारे लिए वो सब एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बता दिया। इस बार का ये डेटा आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट है कि 6.4% जीडीपी टारगेट करेगी सरकार। पर क्यों 6.4% टारगेट कर रही है? वाई नॉट 9% ऑफ द जीडीपी? वाई नॉट 3% ऑफ द जीडीपी? क्यों भाई? वाई 6.4%? 3% ऑफ द जीडीपी टारगेट कर लिया जाता, या फिर 9% क्यों? 17% हम बोलेंगे कि टारगेट करिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिस इज वेयर वी नीड टू डिकोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। क्यों? लेट अस डिकोड। पहली बात तो यह है फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस नंबर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतना खर्चा है, इतना आ रहा है, तो ये 16 लाख करोड़ ही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। फ्रॉम वेयर वी फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट। अब प्रश्न ये तो हो गया कि हमको 16 लाख रुपया हमको उठाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहां से इतना पैसा लेकर आएंगे? तो ये पीआईबी से हमने डेटा को उठाया है। पीआईबी में ये कहता है कि जो हमारा सोर्स है, हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, मार्केट बोरोइंग करेंगे। सिक्योरिटी अगेंस्ट द स्मॉल सेविंग रहेगा, जो पीएफ आपका कटता है वहां से पैसा रहेगा। एक्सटर्नल डेट उठाएंगे, कहां से? आईएमएफ से उठा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से उठाएंगे, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उठाएंगे, ब्रिक्स बैंक से उठाएगा सरकार, अदर रिसिप्ट इंटरनल डेट से हम लोग उठा सकते हैं। मार्केट बोरोइंग कैसे हो सकता है? सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, एक सिक्योरिटी बॉन्ड देगी, इस बॉन्ड पर लिखा रहेगा कि 10 साल बाद हम 10% सूद देंगे, और बॉन्ड से, मार्केट से सरकार पैसा उठा लेगी। तो 16 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार इन सोर्स से पैसा उठाएगी। अब देखिए वाई डोंट वी बोरो हेवली, हम लोग ज़्यादा क्यों नहीं बोरो कर लेते हैं? अभी हमने बोला कि हमारा टारगेट है 6.4%, क्यों 17% बोरो करो, क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है।
अब आप देखिए कि जो सरकार का हमने बताया कि सरकार को कुछ पैसा आता है और कुछ पैसा सरकार के यहां से जाता है, तो सरकार खर्चा कहां करती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्चा करेगी, डिफेंस में खर्चा करेगी, आपको जो डीबीटी जो गैस सिलेंडर में सब्सिडी देती है उसमें खर्चा करेगी, स्टेट को पैसा देती है, पेंशन को। लेकिन आप सब डेटा को देखें तो आप पाते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार का खर्च कहां है? इंटरेस्ट पेमेंट में। क्या है इंटरेस्ट पेमेंट? यही जो सरकार पैसा उठा रही है, जो लोन ले रही है। किसके लिए लोन ले रही है? आपकी आमदनी 22 लाख करोड़ था, आपको ने उठाया है 16 लाख करोड़। अगर 16 लाख करोड़ की जगह अगर कोई कहता है कि मैं 20 लाख करोड़ उठाऊंगा, तो भाई 20 लाख करोड़ का आपको सूद भी देना होगा। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 20% ऑफ द खर्च हमारा तो सूद देने में चला जाता है, जो हमने पैसा उठाया है। नाउ दिस डेटा माइट नॉट बी वेरी कन्विंसिंग फॉर यू। आपको मजा नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा, यू मस्ट बी लैकिंग द फील कि 20% होगा। अगर मैं पिछले साल का आपको डेटा दूं तो हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं वो किए हैं अराउंड 8 लाख करोड़ रुपया। सी द अमाउंट, 8 लाख से ज्यादा किए हैं, 8 लाख करोड़ प्लस हम लोग सूद केवल दिए हैं। आप समझ सकते हैं। तो मोर द मनी वी बोरो, द मोर फिजिकल डेफिसिट वी हैव, मोर वी विल हैव द इंटरेस्ट पेमेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज? मोर इंटरेस्ट पेमेंट विल हैव टू डू। और ये सूद देना बड़ा कष्टदायी है और ये बड़ा डिजास्टर है। आप बैंक से लें या भारत सरकार किसी से लें, ये बहुत ही हेवी है। और इसको बजट वाले सेक्शन में जब हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं तो इसको आप देखिएगा, हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट से भी लिंक करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया सूद पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि 17% कर देंगे तो यही 20 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार केवल सूद देगी। एंड दिस इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। पहली बात ये कि इसीलिए हम लोग बहुत हेवली बोरो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वाई वी नीड टू हैव अ फिजिकल डेफिसिट एट द फर्स्ट इंस्टेंट। फिजिकल डेफिसिट रखे ही नहीं, क्यों रखना है भाई? 100 रुपया आमदनी है, 100 रुपया खर्चा करो। क्या जरूरी है कि हम ज्यादा खर्चा करें? क्या जरूरी है कि हम 150 रुपया खर्चा करें? नहीं खर्चा करेंगे। द फैक्ट इज वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। द फैक्ट इज वी हैव अ वेलफेयर स्टेट। हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं। जब आप वेलफेयर स्टेट हैं तो वेलफेयर स्टेट की जरूरी है, इसकी जरूरत है कि वो अपनी जनता का ख्याल रखे। क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हमारी जरूरतें ज़्यादा हैं। जब हमारी जरूरतें ज़्यादा हैं तो हमें उधार तो लेना ही पड़ेगा। अब इस पर बहस होगा कि हम कितना उधार लें, पर यह तो तय है कि जो भी वेलफेयर स्टेट है, जहां भी मोनोपोली नहीं है, जहां भी एरिस्टोक्रेसी नहीं है, जहां भी मतलब डेमोक्रेसी है और जो जनहित में सरकार काम करेगी, उसको खर्च तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा और इसके लिए उसको उधार तो लेना पड़ेगा। और जहां भी उधार आया तो फिजिकल डेफिसिट हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। तो हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, इसलिए फिजिकल डेफिसिट हमको करना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिकोड। देखिए, मैं हमेशा इस इक्वेशन को यूज करता हूं। इस इक्वेशन को जो लड़का समझ गया उसके लिए इकोनॉमिक्स चमन्नी भर का है। अगर जो नहीं समझा उसको इकोनॉमिक्स को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो हमें बार बार इसको यूज करूंगा। देखिए, एक ये अर्थव्यवस्था है, ये इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। ये जो इंडियन इकोनॉमी है इसके 4 पहिया हैं, 1 2 3 4। ये पहिया है कंजम्पशन का, ये है आई का, ये गवर्नमेंट का और ये है एनेक्स का। सी और आई दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती है। सी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, सी घटेगा आई घटेगा। पर इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई भी गाड़ी एक पहिया से नहीं चल सकती। इस गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम 2 पहिया चलना चाहिए। जो एनेक्स वाला पहिया है, नेट एक्सपोर्ट, ये हमेशा चलते रहता है भारत के केस में। अब केवल मात्र इन तीनों में से एक पहिया चल गया, अपना काम हो गया। देखिए, ये जो पहिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहिया है। इस पहिया का 56% वेटेज होता है जीडीपी में। कंजम्पशन क्या है? हम आप जो टीवी खरीदते हैं, हम आप एसी खरीदते हैं, टैबलेट खरीदते हैं, फ्रीज खरीदते हैं, ये सब जीडीपी में पार्ट है। इन सब का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। पर एक चीज याद रखिए, ये तभी होगा प्राइवेट कंजम्पशन, सी इज द प्राइवेट कंजम्पशन, जब आपके पास कुछ सैलरी होगा। सैलरी कब होगा? जब आपके पास जॉब होगा। कोरोना के समय तो जॉब ही चला गया। जब जॉब चला गया तो सी क्या है? डाउन में चल रहा है। अब देखिए,
जो ये कंजम्पशन है, अगर 10 चीज का डिमांड है, मानते हैं कि 10 टीबी का डिमांड है इकोनॉमी में, तो यहां पर मानते हैं कि वीडियोकॉन है, इसके पास एक प्लांट है, तो एक प्लांट 10 टीवी सप्लाई कर रहा है। मानते हैं कि हमने सब आदमी को रोजगार दे दिया। जब सब आदमी को रोजगार दे दिया तो मानते हैं 100 टीवी का डिमांड हो गया। जब 100 टीवी का डिमांड हो गया तो एक यूनिट से तो इसका काम चलेगा नहीं, ये एक और यूनिट लगाएगा। ऐसा एक ये 10 यूनिट का था तो ऐसा ये 10 यूनिट और लगाएगा। जब 10 यूनिट लगाएगा तो इसमें क्या होगा, कुछ आदमी को जॉब देगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। जब जॉब देगा तो फिर देखिए ये फिर सी को बढ़ावा दे रहा है, तो ये साइकिल रिपीट करने लगेगा, ये साइकिल सर्कुलर बन जाएगा। तो आप देखिए जब ये कंजम्पशन बढ़ेगा तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दोनों को रिलेटेड है। ये नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर रोड बनेगा तभी तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा, जब सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा तो सीमेंट फैक्ट्री सीधी सीमेंट लगाएगा, डालमिया लगाएगा, और जब डालमिया लगाएगा तो नौकरी देगा, नौकरी देगा तो फिर ये सी साइकिल चलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते। जब जॉब नहीं है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे। जब डिमांड 10 के बजाय और घट के 9 हो गया है तो ये इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, आई हो नहीं रहा है, सी है नहीं, एनेक्स ठीक है। अब सरकार क्या कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, बोला मैं तो चला सकता हूं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। सरकार कैसे गाड़ी चलाएगी? सरकार की आमदनी 100 रुपया है, सरकार कहेगी कि मैं 200 रुपया खर्च करूंगा। भाई 2 पहिया चल गया, मेरा इकोनॉमी चल जाएगा। कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। सरकार 200 रुपया खर्च करेगा, सरकार की आमदनी कितनी? 100 रुपया क्या हो गया? उधार। और जहां उधार है यही फिजिकल डेफिसिट है। तो यहां पे फिर हमको फिजिकल डेफिसिट का जरूरत पड़ गया। क्यों? अर्थव्यवस्था की पहिया को चलाने के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, और जब भी सरकार इंटरवीन करेगी तो अपने औकात से ज़्यादा खर्च करेगी। जब अपने औकात से ज़्यादा खर्च करेगी तो उधार मांग के खर्च करेगी, और जैसे ही उधार हो गया, मार्केट बोरोइंग हो गया, आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, है ना। तो अब देखिए सरकार कैसे चलाएगी। सरकार क्या करेगी कि बड़ा बड़ा पुल बनाएगा। जैसे सरकार कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को दे दी कि कोसी से पानी को मेची में आप ट्रांसफर करिए, उसके लिए क्या होगा? कैनाल बनेगा। जब कैनाल बनेगा तो क्या होगा? सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, आयरन स्टील की जरूरत पड़ेगी, कुछ मजदूर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, यहां पर आपने डिमांड को बढ़ा दिया। किस चीज के डिमांड को बढ़ाया? सीमेंट को डिमांड को बढ़ा दिया, आपने आयरन स्टील के डिमांड को बढ़ा दिया, आपने मिट्टी के डिमांड को बढ़ा दिया, सैंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब इकोनॉमी में चलना स्टार्ट होंगे। जब सीमेंट की खपत बढ़ेगी तो आई बढ़ गया। हमने बोला कि कुछ मजदूर की जरूरत पड़ेगी, कुछ इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों के पास जॉब चल गया, तो सी भी चलने लगा। तो सरकार ने क्या किया? एक पहिया को इंटरवीन किया और ये भी पहिया को चला दिया, ये भी पहिया को चला दिया, और अर्थव्यवस्था दौड़ पड़ा। तो यही है गवर्नमेंट का मूव, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का फोर्स। इसीलिए फिजिकल डेफिसिट जरूरी है। दिस इज अदर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग। एक तो हमने बताया कि डेवलपिंग और वेलफेयर स्टेट, और एक हमने ये इस एंगल से, जीडीपी वाले एंगल से देखा, और हम लोग चल पड़े, है ना। नाउ लेट अस मूव। अब प्रश्न ये उठता है कि फिजिकल डेफिसिट को फिर और बढ़ा दो। नो वी कांट। क्यों? ये सब जो रेटिंग एजेंसी है ना, ये आफत है। आपने कभी नाम सुना होगा मूडीज का, फिच का। ये देखिए क्या कहता है बजट के समय, इंडिया बजट पॉइंट टू स्लोअर द फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन। कह रहा है कि भारत को और कम करना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। ये क्या करता है कि आप देखिए, ये हमारे बॉन्ड को रेट करता है। हम जो भारत, आपको हमने अभी बताया कि भारत क्या करता है, हम पैसा कहां से बोरो करेंगे? मार्केट बोरोइंग करेंगे। मार्केट बोरोइंग कैसे करेंगे? बॉन्ड देंगे। अब देखिए, अगर ये जो रेटिंग एजेंसी है, एक निवेशक है अमेरिका में, या आप एक निवेशक है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। किस में इन्वेस्ट करना है? बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। आप क्या करेंगे? आपके पास 2 बॉन्ड है। एक बॉन्ड आपको यस बैंक का है, और एक कंपनी है एसबीआई। आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे कि यस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे? आप एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है। ठीक है। यस बैंक क्या है? दिवालिया घोषित कंपनी है। कौन एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो एकदम दिवालिया है? कहने का मतलब है कि भारत उसी तरह से जो फिच है, मूडी है, ये जो भी देश की जो सरकारें हैं, ये जो बॉन्ड इशू करती हैं, इनको वो रेट करता है। कैसे रेट करता है?
वो आपके फिजिकल डेफिसिट को देखता है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, पर फिजिकल डेफिसिट को भी देखता है कि सरकार की अर्थव्यवस्था कैसी है। फिजिकल डेफिसिट आपकी अर्थव्यवस्था को बताता है कि सरकार कितना उधार ले रही है। अब मानते हैं कि एक बॉन्ड वेनेजुएला कर रहा है, या एक बॉन्ड मानते हैं कि अपना जानी दुश्मन पाकिस्तान कर रहा है, एक बॉन्ड इंडिया कर रहा है। दोनों एक ही इन्वेस्टर को निवेश करना है। एक निवेशक जो अमेरिका में है वो पाकिस्तान के बॉन्ड में पैसा लगाएगा कि भारत के बॉन्ड में पैसा लगाएगा? ये बोलेगा ये तो दिवालिया घोषित है, कब इस पे बैन लग जाएगा, ये देश है, ये सब कचड़ा देश है, एकदम गार्बेज देश है, तो इसके बॉन्ड पर क्यों नहीं लगाएगा? इसका फिजिकल डेफिसिट 500% होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन 150-200% होता है, एकदम कचड़ा देश है। तो भारत के केस में क्या है, भारत को देखेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा सुलझा हुआ देश है, तो कहेगा कि मैं भारत वाले बॉन्ड पर 5% सूद लूंगा। पाकिस्तान को कहेगा कि तुमको देंगे, तुमको 20% पर सूद देंगे। अगर यही बॉन्ड अमेरिका की सरकार देती है या जापान की सरकार बॉन्ड इशू करती है उतना ही पैसा का, उतना ही समय का, इसको कहेगा कि तुमको हम 2% पे देंगे। क्यों? यहां पर डिफॉल्ट करने की चांसेस बहुत कम है। क्यों डिफॉल्ट करने? जापान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का चांसेस हाई है। क्यों? इसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। अर्थव्यवस्था को कैसे मेजर किया? आपके फिजिकल डेफिसिट से देखा कि भाई इसकी आमदनी 100 रुपया है, ये दुनिया भर का 500 रुपया उठाए हुए है, पता नहीं मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। उसी तरह से आप फिजिकल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके बॉन्ड रेट को डिसाइड करता है। अब देखिए बॉन्ड रेट भारत के केस में अगर मानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ा देता है, मानते हैं कि जो फिच है भारत को A+ रेटिंग किए हुए है, अब वो जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ाएगा तो मतलब कह रहा है कि मतलब 100 रुपया आमदनी है, तुम 200 रुपया उधार ले लिए हो, तो मानते हैं 100 रुपया का यहाँ उधार है। अगर भारत को 100 रुपया आमदनी है और 150 का उधार लिया था तो भारत को 50 रुपया ज़्यादा है। तो अभी जब भारत बॉन्ड इशू इस केस में करेगा तो फिच कहेगा कि आपका बॉन्ड का A+ रेटिंग है, इस केस में करेगा तो कहेगा कि आपका बॉन्ड का A रेटिंग है। तो जो विदेशी जो हम निवेश करता है, जहां से हम पैसा उठाते हैं, A+ रेटिंग रहेगा तो कहेगा कि मैं आपसे 5% सूद लूंगा। अगर A रेटिंग रहेगा तो बोलेगा कि मैं आपसे 7% सूद लूंगा। क्यों? सॉरी, ये कम लेगा ना, इसमें 50 हो गया तो बोलेगा कि मैं आपसे 3% सूद लूंगा, आपका इंटरेस्ट कम कर दूंगा क्योंकि आपका डिफॉल्ट करने का चांसेस बहुत कम है। अब देखिए ये आपको डेटा मजा नहीं दे रहा होगा, यू मस्ट बी लैकिंग द फील। अब देखिए फील आना जरूरी है। अगर जो भारत बॉन्ड इशू करती है, अगर 0.2 से 0.3% भी बॉन्ड रेट बढ़ जाता है, अगर भारत को इतना परसेंट भी मानते हैं कि पहले 5% सूद देता था, अगर 5.2% भी भारत सूद देना स्टार्ट करेगा तो जो एक्स्ट्रा सूद देना पड़ता है ना वो 80,000 करोड़ रुपया का होता है तकरीबन। भैया इतना तो हमारा आयुष्मान भारत का बजट है, इतना तो हमारा मनरेगा का बजट है। आयुष्मान भारत का बजट 96,000 करोड़ के आसपास है, मनरेगा का बजट 70,000 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब है जितना 0.2 से 0.3% का इंक्रीमेंट हो गया बॉन्ड रेट में तो हम लोग को 80,000 करोड़ रुपया सूद देना पड़ जाएगा। तो कोई भी सरकार फिजिकल डेफिसिट को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकती है, एक लिमिट के बाद अगर बढ़ाई तो ये जो एजेंसी है ना, ये सब क्रेडिट, आप बहुत डिस्कशन देखते हो कि ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये सब नालायक है, ये सब बहुत ही बायस्ड है, सब अमेरिका का कंपनी है, इसको अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं दिखता है। पर जैसे भारत में थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, तुरंत बॉन्ड रेट को गिरा देगा, और जैसे बॉन्ड रेट को गिराता है वो हमारा सूद बढ़ जाता है, हमारा सूद बढ़ता है तो हम करोड़ों रुपया में सूद देना स्टार्ट करते हैं। तो भारत वही कहता है कि ये जो लोग हैं ये सब बायस्ड लोग हैं, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इस पे कभी और डिस्कशन लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक तो हमारा ये हो गया कि भाई अगर हम फिजिकल डेफिसिट को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा बॉन्ड रेट वो ज़्यादा चार्ज करेगा, हमारा बॉन्ड का जो क्रेडिबिलिटी है उसको गिरा देता है रेटिंग एजेंसी को, रेटिंग गिराएगा तो हमको सूद ज़्यादा देना पड़ता है, जब सूद ज़्यादा देना पड़ता है तो हमको 50-80 हज़ार रुपया करोड़ तो 0.2 से 0.3% सूद बढ़ने पर देना पड़ जाता है। लेट अस मूव। व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड राइजेस? हमने आपको बताया कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना बढ़ता है? 0.2 से 0.3% पे उतना बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि जब सरकार जब फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाती है, हमारे पास पैसा तो अर्थव्यवस्था में इतना ही है, मानते हैं हमारे पास पैसा तो इतना ही है अर्थव्यवस्था में, प्रोवाइडेड हम लोग छाप नहीं रहे हैं पैसा। अब इसमें
सरकार भी पैसा उठाएगी इस मार्केट से और प्राइवेट सेक्टर भी पैसा उठाएगी। अब मानते हैं कि सरकार इतना पैसा उठा लेती है, ये पूरा पैसा सरकार उठा लेती है। भाई जब ये पूरा पैसा तुम ही उठा लिए तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या पैसा बचा? इतना ही पैसा बचा, बहुत कम पैसा बचा। अब डिमांड और सप्लाई आ जाएगा। अब पैसा कम है, आपने यहां पे खर्चा करके क्या किया? आपने जी को बढ़ा दिया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, फिर उसी पे चले गए। आपने इस पैसा को लेकर जी को बढ़ा दिया। जब जी को बढ़ाया तो साथ में सी बढ़ गया, लोगों को नौकरी मिली होगी। जब सी बढ़ा तो अब प्राइवेट कहेगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब प्राइवेट के पास पैसा कितना बचा? इतना ही बचा। कम पैसा है, निवेशक ज्यादा हो जाएंगे। अब बिरला भी कहेगा कि मैं प्लांट लगाऊंगा। अब सीरी सीमेंट भी बोलेगा कि प्लांट लगाएंगे। अब एसीसी भी कहेगा कि सीमेंट का प्लांट लगाएंगे। पैसा है इतना, अब मारामारी होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मारामारी होना स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। तो प्रॉब्लम क्या है क्राउडिंग आउट से? प्रॉब्लम यह हो जा रहा है कि सरकार का काम ये नहीं है कि तुम बिजनेस में इन्वेस्ट करो। सरकार का काम क्या है? तुम वेलफेयर पर ध्यान दो। पर तुम क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा पैसा उठा लेंगे तो ज़्यादा मारामारी हो जाएगा पैसा के लिए, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड कर देगा। क्यों क्राउड कर देगा? क्योंकि कम पैसा पे ज़्यादा लोग जब डिमांड करेंगे तो जो 5% पर सूद मिलना चाहिए था वो 10% पर पैसा मिलेगा पूंजीपतियों को। और हमें याद होना चाहिए कि जब भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में निवेश का अगर आप एफिशिएंसी देखें तो प्राइवेट सेक्टर का निवेश हमेशा अच्छा होता है गवर्नमेंट के तुलना में। क्यों? इनके पास एफिशिएंसी होती है, इनके पास प्रोडक्टिविटी होती है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि जब सरकार ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ाती है तो क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर देगी, जिसके चलते सूद बढ़ जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए? जॉब देती है प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट टैक्स देती है प्राइवेट सेक्टर, तो हमें प्राइवेट सेक्टर तो चाहिए होगा, क्योंकि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती है। दूसरी बात यह है, तो सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क यह है कि हम मजबूर हैं क्राउडिंग आउट करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि मुझे इतना पसंद थोड़ी है कि हम इतना जीडीपी अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाएं। हम तो बार बार निवेशकों को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, पर आप कर ही नहीं रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था तो हमें चलाने की जिम्मेवारी है, हम आंसरेबल टू द पीपल हैं। अब क्राउडिंग आउट हो तो हो, आप तो निवेश ही नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का तर्क यह है कि यहां पर निवेशक ही कम हैं। आप जो मान रहे हैं कि 10 कंपनी दौड़ेगा उस पैसा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब देखेंगे तो हम लोग फिर देखेंगे, बाकी और कहीं से बोरो करेंगे। पर सरकार का कहना है कि क्राउडिंग आउट नहीं होने वाला है, पर कुछ इकोनॉमिस्ट का ये तर्क है कि क्राउडिंग आउट होगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का। कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये तो इन्फ्लेशन लीड करेगा। जब ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आप पैसा का सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जब पैसा का सप्लाई बढ़ेगा, जब भी मार्केट में पैसा का सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। क्यों? अगर मानते हैं कि एक कलम है, एक पेन है, जनता जब फिजिकल डेफिसिट, पहले 100 रुपया आमदनी था, सरकार 150 रुपया खर्च कर रही थी, अब सरकार 200 रुपया खर्च कर रही है। 200 रुपया खर्च कर रही है मतलब क्या हो गया? मानते हैं कि जब 150 रुपया खर्च कर रही थी तो 10 आदमी को रोजगार दे रही थी, अब 20 आदमी को रोजगार दे रही है। अब एक ही पेन है, या हाँ एक ही पेन को आप मान लो, तो पहले इसका 10 आदमी इसको पेन लेने के लिए दौड़ रहा था, अब 20 आदमी पेन लेने के लिए दौड़ रहा है। अब बोली लगता है, मानते हैं कि 10 आदमी, जो फाइनल आदमी बोली लगाया इस पेन का 10 रुपया, अब तो 20 आदमी बोली लगाएगा, क्योंकि 20 आदमी के पास पैसा है। वो बोलेगा कि भाई मुझे ये ज़रूरत है पेन, मैं 15 रुपया में लूँगा। तो जो कलम का कल तक दाम 10 रुपया था, जनता के पास पैसा आ जाने के कारण वही कलम 15 रुपया में मिलने लगा, और इसी चीज़ को आप कहते हैं महंगाई है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो अपनी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो पहले तेल जो फॉर्चून का 95 रुपया में मिलता था, आजकल 170 रुपया में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है, जो प्रो गवर्नमेंट अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि ऐसा इन्फ्लेशन जो है, आप केवल इसको डिमांड साइड से देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना कि जनता के पास ज़्यादा पैसा पहुंचा, आप इसको सप्लाई साइड से देखिए। क्या है सप्लाई साइड?
इनका ये कहना है कि सरकार जो सप्लाई को बढ़ा देगी, सरकार प्रोडक्टिविटी ला देगी। कैसे सरकार प्रोडक्टिविटी लाएगी? अब जैसे मानते हैं तेल का ही दाम देखिए, अब हम पहले एक ही तेल था, हम प्रोड्यूस करके ज़्यादा तेल का डिब्बा कर देंगे। पहले फॉर्चून का मानते हैं कि 100 मिलियन टन ही प्रोडक्शन होता था, हम इसको प्रोडक्शन को बढ़ा के 1000 मिलियन टन कर देंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जनता के पास 20 आदमी अब ज़्यादा पैसा आने लगा। हम सप्लाई साइड को इंटरफेयर करेंगे। कैसे इंटरफेयर करेंगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे? हम रिबेट देंगे, जो भी तेल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको रिबेट देंगे, और जब रिबेट देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, नए नए प्लांट्स लगाएंगे। तो हम सप्लाई साइड में इंटरफेरेंस करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ये सरकार का तर्क है। ये जो लोग हैं, जो सरकार की जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है उसके विरोध वाला ये तर्क है। तो यही बेसिकली 3 पॉइंट हैं कि एक तो बॉन्ड रेट बढ़ जाता है, दूसरा इन्फ्लेशन हो जाता है, तीसरा क्राउडिंग आउट हो जाता है। और भी पॉइंट्स हैं पर ये मेजर पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।